वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है लाइन्स रिटन या कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर अबे। इसे मुख्तसरन टिंटर अबे भी कहा जा सकता है। इसका फुल टाइटल है लाइन्स रिटन और कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर अबे ऑन revisiting the banks of the Wye during our tour July 13, 1798। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जो कि अपनी सिस्टर जिसका नाम डॉरिथी था उसके साथ 13 जुलाई यानी 13 जुलाई 1798 को बैंक्स ऑफ द रिवर वाई पर 28 साल की एज में विज़िट के लिए गया। इस पोइम के लास्ट पोर्शन में वो अपनी सिस्टर डॉरिथी को एड्रेस भी करता है, लेकिन यहाँ पर पोइट फर्स्ट टाइम विज़िट के लिए नहीं गया। इससे 5 बरस पहले यानी अगस्त 1793 में भी वो 23 इयर्स की एज में वहाँ विज़िट के लिए गया था। जब पोइट अब दोबारा वहाँ गया तो उसकी गुज़िश्ता 5 साल पुरानी तमाम यादें ताज़ा हो गईं। ये पोइम लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज के साथ कोलैबोरेशन से कंपोज की थी। ये पोइम स्टेंजास की बजाय वर्स पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखी गई है और इसके टोटल 5 वर्स पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट 22 लाइंस पर कंसिस्टेड है, सेकंड 28 लाइंस पर, थर्ड 9 लाइंस पर, फोर्थ 54 लाइंस पर और जो फिफ्थ यानी लास्ट है वो 49 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ बनती है 162। इस पोइम में अगरचे ओड और इसके साथ साथ ड्रामेटिक मोनोलॉग के भी एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन ये ना तो ओड है और ना ही बाकायदा एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब हम आते हैं बाकायदा इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है 5 years हैव पास्ट, यानी 5 बरस गुज़र गए, यानी 5 बरस पहले मैं यहाँ पर आया था। 5 summers 5 मौसम गर्मा गुज़र गए विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, यानी 5 लंबी सर्दियों के साथ। इसका मतलब है कि पोइट के लिए सर्दियों का मौसम बहुत ही लंबा होता है, इसलिए वो कहता है कि 5 बरस अपने साथ मौसम गर्मा और 5 लंबे मौसम सरमा लेकर गुज़र गए हैं। एंड अगेन और दोबारा से आई हेयर मैं सुनता हूँ दीज वाटर्स इन पानियों की आवाज़ों को रोलिंग जो कि बहते हुए आ रहे हैं फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स अपने पहाड़ी चश्मों से। मैं दोबारा फिर 5 साल बाद उसी जगह पर आ गया हूँ। मैं रिवर वाई के किनारे पर दोबारा आ गया हूँ जहाँ पर पानी अपने पहाड़ी चश्मों से बहता हुआ आ रहा है और मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर। और यहाँ पर जो अंदरूनी या ज़ेरे ज़मीन पानी आता है उसकी सरसराहट की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती है। वंस अगेन एक मरतबा फिर डू आई बी होल्ड मैं देखता हूँ दीज स्टीप इन ढलान सतह वाली एंड लॉफ्टी और अजीमुल मर्तबत या आलीशान किस्म की क्लिफ्स चट्टानों को। अब दोबारा मैं ढलान सतह की अजीमुशान चट्टानों को देखता हूँ दैट ऑन आ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, जो कि एक जंगली और हर चीज़ से अलग थलग किस्म का नज़ारा पेश करती है और ये इम्प्रेस करती है, ये मुतासर करती है थॉट्स सोचों को ऑफ मोर डीप सेक्लूजन कि इन्हें मज़ीद गहराई में जाकर सोचा जा सके। यानी ये जो जगह है ये एक ऐसा मंज़र पेश करती है जो कि तमाम दुनिया से अलग थलग है, सेपरेट जगह है और हमारी सोच की गहराई को ये तक़वियत देती है। हमारी सोच की गहराई को ये जगह मज़ीद मुतासर करती है और हमें तन्हाई में बैठकर सोचने पर मजबूर करती है या हमारी गहरी और तन्हा सोचों को मज़ीद ये गहरा कर देती है। हमारी सोचों में गहराई ले आती है ये जगह। एंड कनेक्ट और जोड़ देती है द लैंडस्केप उस खुशकी के मनाज़र को, उस ज़मीनी मनाज़र को
विद द क्वाइट, खामोशी के साथ, ऑफ द स्काई, आसमान की। यानी ये जो पहाड़ हैं ये क्या करते हैं, ये ज़मीनी और खुश्की के मनाज़र को आसमान की खामोशी के साथ जोड़ देते हैं। यानी ज़मीन और आसमान को जोड़ने वाली चीज़ ये पहाड़ ही हैं। ये पहाड़ ही इस ज़मीन और आसमान को जोड़ते हैं। जब दूर से देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि इन पहाड़ों की वजह से ज़मीन और खामोश आसमान यकजा हो गए हैं। द डे इज़ कम, वो दिन आ गया है। व्हेन आई अगेन रिपोज, जब मैं दोबारा से पुरसकून महसूस करता हूँ। यानी इस जगह पर आके मुझे सुकून महसूस होता है। 5 बरस पहले मैं आया था तो उस वक़्त जो मुझे सुकून महसूस हुआ था, आज दोबारा फिर मुझे वही सुकून यहाँ आकर महसूस हो रहा है। हेयर, यहाँ, अंडर दिस डार्क, इस तारीक किस्म के साइकामोर, यानी साइकामोर एक दरख्त का नाम है, उस तारीक साइकामोर के नीचे बैठकर मुझे आज दोबारा फिर सुकून और राहत महसूस हो रही है, एक आराम महसूस हो रहा है। एंड व्यू दीज प्लॉट्स, और मैं इन प्लॉटों को देखता हूँ, इन ज़मीनी खित्तों को देखता हूँ। ऑफ कॉटेज ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ लगी हुई हैं। यानी वो प्लॉट जहाँ पर ज़मीन पर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ लगी हैं, मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। कॉटेज का मतलब है छोटी झोंपड़ियाँ जो कि पहाड़ों में लगाई जाती हैं। दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, और मुझे यहाँ पर, ऑर्चर्ड का मतलब है फलों के बागात और टफ्ट का मतलब है शाखें या गुच्छे वगैरह। यानी मुझे यहाँ पर फलों के बागात में गुच्छे और शाखें दिखाई दे रहे हैं। विच एट दिस सीज़न, जो कि इस मौसम में, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, अपने कच्चे फलों के साथ भरे हुए हैं। यानी चूँकि अभी फलों के पकने का मौसम नहीं आया, इसलिए फल अपने दरख्तों पर कच्चे ही लगे हुए हैं। उनके गुच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि शाखों पर लगे हैं। आर क्लैड, उन्होंने लिबास पहना हुआ है। इन वन ग्रीन ह्यू, ह्यू का मतलब है कलर, यानी तमाम फलों ने अभी सब्ज़ रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। इसका मतलब है कि कच्चे तमाम फल कच्चे होने की वजह से अभी सब्ज़ हैं। जब ये पकेंगे तो इनके डिफरेंट कलर्स निकल आएंगे। एंड लूज देमसेल्व्स मिड ग्रूव्स एंड कोप्सिस, और इन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की झाड़ियों में छुपाया हुआ है। यानी अब इस वक्त बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई हैं और जितने भी फलों के बागात हैं वो सब के सब मुख्तलिफ़ झाड़ियों और मुख्तलिफ़ तरह के दरख्तों में, उनके झुंडों में छुपे हुए हैं। वंस अगेन, एक मरतबा फिर, आई सी दीज हेज रोज़, मुझे इन बाड़ों की कतारें दिखाई दे रही हैं। हेज का मतलब है वो बाड़ जो कि झाड़ियाँ लगाकर बनाई जाती है। हार्डली हेज रोज़, और बमुश्किल ही ये झाड़ियों वाली कतारें हैं। लिटिल लाइंस, ये तो छोटी छोटी कतारें हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि ये झाड़ियाँ जो हैं ये बाड़ के तौर पर उगी हुई हैं, लेकिन इन्हें बाय डिज़ाइन नहीं उगाया गया बल्कि ये खुद ही उग आई हैं। ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, और ये स्पोर्टिव हैं वुड यानी जंगलात के लिए, और रन वाइल्ड, और ये अब बहुत ही जंगली हो गई हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा घनी हो गई हैं। ये जितनी भी बाड़ें थीं ये खुद ही उगी हैं और जंगल की हिफाजत के लिए या बागात की हिफाजत के लिए अब ये खुद ब खुद ही ज़्यादा घनी होती जा रही हैं। दीज पैस्टोरल फार्म्स, और यहाँ पर मुझे चरवाहों या गडरियों के फार्म दिखाई दे रहे हैं, उनके खेत दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बकरियाँ चराने वाले लोग रहते हैं। उनका पेशा सिर्फ़ और सिर्फ भेड़ बकरियों को पालना और ज़राअत या खेती बाड़ी है। ग्रीन टू द वेरी डोर, और उन फार्म्स के जो दरवाजे हैं वो ग्रीन हैं यानी सब्ज़ हैं। उनके घरों की रंगत भी सब्ज़ है। इसका मतलब है कि उन गडरियों ने या उन मवेशी पालने वाले चरवाहों ने अपने घरों को भी इन दरख्तों की लकड़ी और पत्तों से बनाया है। एंड रेट्स ऑफ स्मोक, रेट्स का मतलब है गोल दायरे की शक्ल में, ऑफ स्मोक धुआं, धुआं गोल गोल दायरों या छल्लों की शक्ल में सेंट अप ऊपर को बुलंद हो रहा है। इन साइलेंस, उसकी खामोशी में, यानी खामोशी से सिर्फ़ एक ही चीज़ वहाँ दिखाई दे रही है जो कि उठता हुआ धुआं है, और वह धुआं गोल दायरों की शक्ल में बुलंद हो रहा है। फ्रॉम अमंग द ट्रीज़, उन दरख्तों के दरमियान, यानी वो जो घने दरख्त दिखाई दे रहे हैं उनके दरमियान सिर्फ़ खामोशी है और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय उस धुएं के छल्लों के जो कि बुलंद होते जा रहे हैं।
विद सम अनसर्टन नोटिस, और गैर यकीनी तौर पर हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हैं, यानी वो जो धुआं है वो अपनी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स, और यूँ महसूस होता है जैसा कि ये जो वैग्रेंट्स हैं, यानी ये जो खाना बदोश हैं, जिन्हें जिप्सीज़ भी कहा जाता है, ड्वेलर्स वो यहाँ के रहायशी हैं, इन द हाउसलेस वुड्स वो जंगलात में बग़ैर घरों के रहते हैं, यानी जंगलात में उन जिप्सीज़ का, उन खाना बदोशों का कोई अपना घर नहीं है, इसलिए वो पहले भी बयान कर चुका है कि वहाँ पर वो अपनी झोंपड़ियाँ बनाकर रह रही हैं। और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या यहाँ पर मुझे किसी साधु फ़कीर या इबादत गुजार शख्स, नेक शख्स की गार का अंदाज़ा होता है कि शायद वो धुआं उन घरों से उठ रहा हो जो कि खाना बदोशों के घर हैं, या शायद किसी साधु फ़कीर के गार से उठ रहा हो। वेयर, जहाँ पर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, जहाँ पर एक पुजारी, एक इबादत गुजार शख्स आग के करीब तन्हा बैठ जाता है। दीज ब्यूटियस फार्म्स, ये खूबसूरती से भरपूर जो खेत हैं, थ्रू आ लॉन्ग एब्सेंस, मेरी लंबी गैर मौजूदगी की वजह से, हैव नॉट बीन टू मी एज इज़ आ लैंडस्केप टू आ ब्लाइंड मैंस आइज़, अगरचे मैं एक लंबे अरसे तक यानी 5 बरस तक इन खूबसूरत खेतों में नहीं आया, लेकिन मेरे लिए ये तमाम खूबसूरती के मनाज़र यूं ही थे जैसा कि कोई ऐसा शख्स जो कि इन मनाज़र को देखते देखते अंधा हो गया हो, नाबीना हो गया हो, तो सारी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने यही मनाज़र रहेंगे। मेरा भी उस नाबीने जैसा ही हाल है कि मुझे भी इन 5 बरसों में कुछ और दिखाई नहीं दिया, मुझे भी सिर्फ़ और सिर्फ यही खेत दिखाई देते रहे हैं। मैं इन्हीं का तसव्वुर करके 5 बरस गुजारता रहा हूँ। बट ऑफ्ट, लेकिन ऑफ्ट यानी अक्सर, लेकिन अक्सर इन लॉन्ली रूम्स, अपने तन्हा कमरों में, एंड मिड द डिन, और दरमियान में, डिन का मतलब है शोर शराबा या हंगामा, और शोर शराबे और हंगामे के दरमियान, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों और शहरों के, यानी मैं अपने तन्हा कमरों और इसके साथ साथ अपने कस्बों और शहरों के शोर के दरमियान, आई हैव ओड टू दैम, मैं इन्हीं को याद करता रहा हूँ, इन्हीं मनाज़र को याद करता रहा हूँ, इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, और अपने थकावट के लम्हात में, थकावट के घंटों में, यानी वो वक्त जब मुझे थकावट महसूस होती थी। सेंसेशंस स्वीट, ये जो मनाज़र का तसव्वुर था, ये तसव्वुर मुझे एक ख़ास किस्म का, बड़ा दिलकश और खुशनुमा किस्म का सुकून और एहसास मुहैया करता था। फेल्ट इन द ब्लड, और यही सुकून और एहसास मुझे अपने खून में महसूस होता है। एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट, और अपने दिल में महसूस होता है, यानी ये जो सुकून है जो कि मुझे इन चीज़ों का तसव्वुर करके हासिल होता है, ये सुकून मेरी रगों में दौड़ता है, मेरे खून के साथ मेरी रगों और मेरे दिल में दौड़ता है। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और मेरे खालिस जहन में भी यही तसव्वुर हमेशा जागुज़ी रहता है। विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और जो मेरे जहन का सुकून और आसूदगी है उसमें हमेशा ये रिस्टोर रहता है, यानी ये हमेशा महफूज रहता है। यानी वो मनाज़र जो मैंने सोचे थे वो मुझसे अलग नहीं हुए, ये 5 साल पहले देखे जाने वाले मनाज़र हमेशा मेरे दिल, मेरे खून और मेरी रगों में, और इसके साथ साथ मेरे दिमाग और इसके सुकून में, इसकी आसूदगी में हमेशा ये महफूज रहे हैं। फीलिंग्स टू, और मेरे जो एहसासात हैं उनमें भी ये मनाज़र हमेशा रहे हैं। ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेयर, और मुझे ये जो खुशी है अगरचे वो याद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एहसासात से मुझे खुशी हासिल होती ज़रूर रही है, यानी ये खुशी मुझे हासिल ज़रूर होती रही है अगरचे मुझे इतनी अच्छी तरह से अब याद नहीं है। सच परहैप्स, शायद, एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, शायद ये कोई हल्का सा तासुर नहीं था। मैंने जो ये मनाज़र देखे थे उनका मेरी ज़िंदगी और मेरी शख्सियत पर असर कोई मामूली नहीं था, यानी बड़ा गैर मामूली और बड़ा अहम असर इसका रहा है। ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैंस लाइफ, यानी मेरे जैसे एक अच्छे शख्स की ज़िंदगी पर इस तरह की चीज़ों का, इन मनाज़र को देखने का हमेशा बहुत गहरा असर रहता है, और वो असर बहुत अच्छा होता है। हिज लिटल नेमलेस, इसके छोटे छोटे, नेमलेस यानी बेनाम, अनरिमेंबर्ड
ना भूलने वाले एक्ट्स कामों पर, यानी इसका असर मेरी ज़िंदगी के तमाम अमाल पर रहता है, अगरचे वो अमाल बेनाम हैं और वो हमेशा याद भी नहीं रहते। ऑफ़ काइंडनेस एंड ऑफ लव, यानी मोहब्बत और शफ़क़त के जो अमाल हैं वो बेनाम हैं और याद नहीं रहते, लेकिन इन मोहब्बत और शफ़क़त के बेनाम और ना याद रहने वाले अमाल पर भी मेरे इन मनाज़र को देखने का असर अभी तक मौजूद है। नॉरलेस, ये कम नहीं है। आई ट्रस्ट, मैं यकीन करता हूँ, टू देम, इन मनाज़र पर, आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, कि इन्होंने मुझे एक और तोहफ़ा दे दिया है, यानी अच्छी यादों का तोहफ़ा भी इन मनाज़र ने मुझे दिया है, और इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी के जितने भी अमाल थे जो कि मोहब्बत और शफ़क़त के अमाल थे, उन पर भी ये मनाज़र असरअंदाज हुए हैं। उन्होंने मेरे अमाल को मज़ीद बेहतर कर दिया है। ऑफ़ एस्पेक्ट मोर सबलाइन, और मेरी ज़िंदगी के जो पहलू थे, यानी जो बहुत ज़्यादा आला और अरफा थे, दैट ब्लेस्ड मूड, और इन्होंने मेरा जो मूड था, मेरी जो ज़हनी कैफियत थी, इसको नेमत से सरफराज कर दिया। इन विच द बर्टन ऑफ द मिस्ट्री, जिसमें राज़ों का बोझ था। इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, जिस पर थका देने वाला और बहुत ज़्यादा वज़नी बोझ था। ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस ना समझ आने वाली पेचीदा दुनिया का, मेरा जो जहन है इस पर, इस कभी भी ना समझ में आने वाली पेचीदा दुनिया के रोज़मर्रा के अमूर का बहुत ज़्यादा वज़न था, और इसके जो राज हैं इस दुनिया के, उनका बोझ भी मेरे सर पर था। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम चीज़ों को मैं उस वक़्त भूला जब मैंने इन मनाज़र को देखा, तो इन मनाज़र ने मेरी ज़हनी कैफियत को नेमत से सरफराज कर दिया, और यही वो तोहफ़ा था जो कि इन मनाज़र ने मुझे अता किया। इज़ लाइटेंड, इस दुनिया का बोझ हल्का हो गया जब मैंने उन मनाज़र को याद किया। दैट सीरीन, और ये जो शफ़ाफ एंड ब्लेस्ड मूड और जो नेमत से सरफराज ज़हनी कैफियत है, इन विच, जिसमें द अफेक्शंस, यानी अच्छे नेक जज्बात, मोहब्बत के जज्बात, जेंटली लीड अस ऑन, हमारी रहनुमाई करते हैं। यानी ये जो अच्छे और नेकी के जज्बात हैं जो कि हमारी अच्छाई की तरफ रहनुमाई करते हैं, ये इन मनाज़र की वजह से ही हासिल हुए हैं, और इन्होंने मेरी ज़हनी कैफियत को नेमत से सरफराज कर दिया है और मेरे जहन को शफ़ाफियत अता कर दी है। अनटिल द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम, यानी जो मेरा जिस्म है और जो मेरा सांस है, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और हमारे इंसानी खून की जो गर्दिश है, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, वो तकरीबन ख़त्म हो गई। यानी जैसे ही मैंने इन मनाज़र का तसव्वुर किया या इन मनाज़र को दोबारा आकर गौर से देखा, तो मेरे जिस्म की हरकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, मेरा खून मुंजमद हो गया। वी आर लेड अस्लीप, हम सोए तो होते हैं इन बॉडी, जिस्मानी लिहाज से, यानी हमारा जिस्म तो सो रहा होता है, एंड बिकम अ लिविंग सोल, लेकिन हमारा जिस्म एक ज़िंदा रूह बन जाता है, यानी हमारी रूह फिर भी इन्हीं जगहों पर पहुंची रहती है। हम हालत ख्वाब में या जब हम सोए होते हैं तब भी हम इन्हीं जगहों का तसव्वुर कर रहे होते हैं। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, और इस ताकत की वजह से हमारी आँखें खामोश हो जाती हैं। ऑफ हार्मनी, उस हम आहंगी की वजह से, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और हमें खुशी की एक बहुत गहरी ताकत हासिल हो जाती है। वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, हम चीज़ों में ज़िंदगी को तलाश करते हैं, यानी हमें हर चीज़ में, हर बेजान चीज़ में भी ज़िंदगी की दौड़ दिखाई देती है, हमें हर चीज़ ज़िंदा दिखाई देती है। यानी जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, अगरचे देखने में शायद वो बेजान दिखाई दें, लेकिन उनमें हमें उस वक़्त ज़िंदगी नज़र आना शुरू होती है जब हम उनका बगौर मुशाहदा करते हैं। इफ़ दिस, अगर ऐसा ही है, बी बट अ वेन बिलीफ, हमारा अगर यकीन जो है वो बिल्कुल बेकार भी है, बिल्कुल फजूल भी है। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है, ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं कि ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं हमें ये मेंटल सेटिस्फेक्शन देते हैं, अगर हमारा ये अकीदा गलत भी है, ये कोई एलुजन भी है, येट फिर भी, ओ हाउ ऑफ्ट, ऑफ्ट यानी ऑफन, अक्सर, लेकिन फिर भी अक्सर व बेशतर किस तरह से इन डार्कनेस यानी अंधेरे में, एंड अमीड द मैनी शेप्स, और बहुत सी अशकाल के दरमियान,
ऑफ जॉयलेस डे लाइट, यानी दिन की रोशनी में जो बहुत ही ज़्यादा गमी और परेशानी आती है और मुख्तलिफ़ शक्लों में परेशानी का दिन के वक्त आना, व्हेन द फ्रेटफुल स्टर, और जब कोई झगड़ा नमूदार होता है, अनप्रॉफिटेबल और बिल्कुल बेसूद बेकार किस्म का ऐसा काम जिसका कोई नफ़ा ना हो, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का जो बुखार है यानी दुनिया की जो बीमारियां और परेशानियां हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर हम इस बात को फ़र्ज़ किया गलत भी तसव्वुर कर लें कि हमारा अकीदा गलत है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हमें कुछ भी नहीं देते, तो फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है इस पे जो हमारे रोशन दिन हैं उसमें जो गम और परेशानियां हैं वो मुख्तलिफ़ अशकाल में हमारे सामने रूनुमा होते हैं, और बहुत से झगड़े हैं जो कि बिल्कुल बेसूद हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, और इस दुनिया के जो गम और परेशानियां हैं हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, वो मेरे दिल की धड़कन पर हमेशा असरअंदाज रहते हैं। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, इसलिए मैंने अपनी तवज्जो इन मज़ाहिर फ़ितरत, इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की तरफ कर ली है। यानी जब भी मैं इस दुनिया की परेशानियों, गमों और मुख्तलिफ़ अशकाल में दिखाई देने वाले गम जो कि बिल्कुल बेसूद हैं वो मेरे दिलो दिमाग पर गालिब आ जाते हैं, तो मैं अपनी पूरी की पूरी तवज्जो और अपने जज्बात और अपनी रूह को इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स की याद में मोड़ लेता हूँ, उनकी तरफ मैं अपनी रूह को कर लेता हूँ। ओ सिल्वन वाई, ए वाई के दरिया, द वांडर्ड थ्रू द वुड्स, तुम इन जंगलात में से गुज़रते हो। हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, और मेरी रूह तुम्हारी तरफ ही मुड़ी रहती है। यानी ए दरिया, तुम जहाँ जहाँ भी जाते हो, जिस जिस जंगल से भी होकर गुज़रते हो, मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहती है। यानी मेरी सोचें, मेरी इमेजिनेशन तुम्हारी ही गिर्द घूमती हैं, यानी तुम ही मेरी इमेजिनेशन का सेंट्रल पॉइंट हो। एंड नाउ, और अब, विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थाट, यानी ग्लीम का मतलब है शुआएं और एक्सटिंग्विश का मतलब है ख़त्म हो जाना। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि मेरी जो सोचों की शुआएं हैं उनमें ये तसव्वुर अगरचे मध्यम हो गया था, क्योंकि 5 बरस हो गए मैं यहाँ पर आया नहीं था, तो इसलिए ये यादें मेरी सोचों में मध्यम हो गई थी। विद मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, और अब मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने उन चीज़ों को पहचान लिया है, लेकिन अब ये तसव्वुर मेरे लिए बहुत ही मध्यम हो गया है। यानी मैं उस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहा जितना कि मैंने पहले किया था, क्योंकि उस वक़्त मैं यंग था, अब मैं इतना यंग नहीं रहा, तो इसलिए मैं इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को इस हद तक एंजॉय नहीं कर पा रहा। एंड समवट ऑफ आ सैड परप्लेक्सिटी, और इसमें एक गमगीन सी, एक उदास किस्म की उलझन या पेचीदगी पैदा हो गई है। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, और वो तमाम चीज़ें जो मैंने पहले देखी थी अब दोबारा देखने से वो तमाम चीज़ें मेरे जहन पे ताज़ा हो गई हैं। वाइल हेयर आई स्टैंड, क्योंकि अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस, उस एहसास के साथ मैं अब यहाँ नहीं खड़ा जिस एहसास के साथ मैं पहले आया था, ऑफ प्रेजेंट प्लेयर, यानी आज मुझे वो खुशी मैसर नहीं आ रही जो मुझे 5 बरस पहले आई थी जब मैं यहाँ आया था, क्योंकि उस वक़्त मैं ज़्यादा यंग था, इसलिए मैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा था। अब मेरी जवानी उस हद तक मेरा साथ नहीं दे रही, इसलिए शायद आज मैं इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को उस हद तक एंजॉय करने से कासिर हूँ। बट विद द प्लीजिंग थाट्स, लेकिन फिर भी मेरी सोचों को एक अजीब किस्म की खुशी हासिल हो रही है। दैट इन दिस मोमेंट, इस लम्हे, देयर इज़ लाइफ एंड फूड, और ये जो लम्हात हैं ये ज़िंदगी और ख़ुराक हैं फॉर फ्यूचर ईयर्स, मेरे आने वाले सालों के लिए। यानी जैसे मैं 5 साल पहले आया तो 5 साल के लिए अपनी सोचों के लिए, अपनी थॉट्स और इमेजिनेशन के लिए लाइफ और फूड ले गया, ये अच्छी यादों की शक्ल में। आज मैं दोबारा आया हूँ, अगरचे मैं इन ऑब्जेक्ट्स को इस हद तक एंजॉय नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी आने वाले कई सालों के लिए मैं यहाँ से अपनी सोचों और अपनी मेमोरीज़ और इमेजिनेशन के लिए लाइफ और फूड यानी ज़िंदगी और ख़ुराक लिए जा रहा हूँ। एंड सो आई डेयर टू होप, इसलिए मैं ये उम्मीद करने की जुर्रत करता हूँ, जसारत करता हूँ, दो चेंज, अगरचे तब्दील हो गई है, नो डाउट, बिलाशुबा, फ्रॉम व्हाट आई वॉज व्हेन फर्स्ट, जब मैं यहाँ पर पहले आया था, अब अगरचे मेरी सोचें तब्दील हो गई हैं। आई केम अमंग दीज हिल्स, मैं इन
पहाड़ियों में आया था। व्हेन लाइक अ रो, जब एक हिरनी के बच्चे की तरह आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैं पहाड़ों पर उछल कूद करता था। बाय द साइड्स, और इसके पहलुओं में, ऑफ द डीप रिवर्स, और गहरे दरियाओं के पहलुओं में मैं जंपिंग करता था, उछल कूद करता था। एंड द लॉनली स्ट्रीम्स, और इन तन्हा नदियों में मैं घूमता था। वेन एवर नेचर लेड, जहाँ तक ये फितरत के मज़ाहर मुझे ले जाते थे मैं वहाँ तक इनके पीछे पीछे जाता था। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, और मैं ऐसे भागता था जैसा कि कोई ऐसा शख्स भागता हो जो कि किसी चीज़ से डरता हो। यानी अगर एक इंसान किसी चीज़ से डरता है और वो उससे जिस तरह से भागता है, मैं भी मज़ाहिर फितरत को देखने के लिए उसी तरह से ही भागता था। दैन वन who sought the thing he loved, या एक ऐसे शख्स की तरह उन मज़ाहिर फ़ितरत के पीछे भागता था जो कि अपनी महबूबा या अपनी पसंदीदा चीज़ के पीछे भागता है। फॉर नेचर देन, और मेरे लिए तो ये फ़ितरत ही मेरी महबूबा थी, इसलिए मैं इसके पीछे भागता था। और इससे दूरी जो थी वो मुझे खौफज़दा करती थी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ रहना चाहता था, इसलिए मैं इन मज़ाहिर फ़ितरत के पीछे भागता था। देन द कोर्सर प्लेयर ऑफ माई बॉयश डेज़, यानी मेरे जो लड़कपन के दिन थे उस वक़्त मेरी मामूली सी खुशी जो थी। एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय, और मैं जो जानवरों की तरह खुशी में हरकतें करता था, जिस तरह से जानवर बेसमझ होते हैं, इसी तरह से मैं जब इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को देखता तो मेरी भी खुशी की इंतहा ना रहती। मैं जानवरों की तरह सेंसलेस हो जाता, बिल्कुल बेहिस हो जाता और अपनी शरारतें शुरू कर देता, उछल कूद शुरू कर देता। लेकिन अब मैं चूँकि मैच्योर हो गया हूँ, इसलिए वो मेरे तमाम काम ख़त्म हो गए हैं। टू मी वॉज ऑल इन ऑल, और मेरे लिए तो ये सब कुछ यही था, यानी यही मज़ाहिर फ़ितरत मेरे लिए सब कुछ थे। आई कैन नॉट पेंट, अब मैं पेंट नहीं कर सकता, यानी अब मैं उस तस्वीर का नक्शा नहीं खींच सकता, अब मैं उन मनाज़र को, उन बातों को बयान नहीं कर सकता। व्हाट देन आई वॉज, कि उस वक़्त मैं क्या हुआ करता था, मेरी मज़ाहिर फ़ितरत के लिए क्या फीलिंग्स थी। द साउंडिंग कैटरेक्ट, यानी ये जो आबशारों की आवाज़ थी, हांटेड मी लाइक अ पैशन, वो मुझे एक जज्बे की मानिंद घेर लिया करती थी। द टॉल रॉक, और लंबी लंबी जो चट्टानें थीं। द माउंटेन, पहाड़। एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और गहरे और उदास कर देने वाले जंगलात। दियर कलर्स, उनकी रंगत। एंड देयर फॉर्म्स, और उनकी शक्ल व शबाहत, यानी वो जो पहाड़ और गमगीन जंगलात हैं, उनके रंग और उनकी शक्ल व शबाहत। वर देन टू मी, वो मेरे लिए एन एपेटाइट, एक भूख की हैसियत रखती थी। यानी जिस तरह से इंसान भूख के आलम में जितना खा ले लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती, इसी तरह से वो जो पहाड़ और जो जंगलात हैं और जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, उनकी रंगत और उनकी शक्ल व शबाहत की हमेशा मुझे भूख रहेगी। मैं जितना भी इनको देख लूँ लेकिन मेरी भूख ख़त्म नहीं होगी। अ फीलिंग एंड आ लव, उनके लिए मेरे जज्बात और मोहब्बत हमेशा कायम रहेंगे। दैट हैड नो नीड ऑफ आ रिमोट चार्म, यानी उनके होते हुए मुझे मज़ीद किसी दूर की दिलकशी की ज़रूरत नहीं है, या मज़ीद मुझे किसी बैरूनी दिलकशी की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए यह मनाज़र ही काफ़ी हैं। बाय थॉट सप्लाइड, और इन्हें देखकर मुझे जो सोच मिली है, मुझे जो सोच में गहराई हासिल हुई है। नॉट एनी इंटरेस्ट, और मेरा कोई और दिलचस्पी नहीं है। अनबारोड फ्रॉम द आई, मुझे ये जो सोच मिली है, मुझे ये जो सोच की गहराई मिली है, ये इसलिए नहीं है जो कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा। यानी अब जो नज़ारा मैं अपनी आँखों से कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये सोच नहीं मिली, बल्कि ये सोच मेरी अपनी ही इमेजिनेशन का नतीजा है। अगरचे वो इमेजिनेशन भी इन मनाज़र को देखकर ही मिली, लेकिन अब ये मनाज़र की इमेजिनेशन मेरे अंदर इतनी पुख्ता हो गई है कि मैं अगर आँखों से इन चीज़ों का नज़ारा ना भी करूँ तो तब भी मुझे सोच की गहराई मिलती रहती है। दैट टाइम इज़ पास्ट, वो वक्त तो गुज़र गया है जब मैं यहाँ पहले आया था। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़ आर नाउ नो मोर, अब ये दुख देने वाली जो खुशियाँ हैं ये मज़ीद नहीं रहीं। यहाँ पर उसने एकिंग का वर्ड पॉजिटिव कैनोटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया है कि मुझे इन मज़ाहिर फ़ितरत से एक ऐसी खुशी हासिल होती थी, अगरचे वो देखने में तो मुझे
तकलीफ़देह महसूस होती थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। एंड ऑल इट्स डिज़ी, और ये चकरा देने वाली रैप्चर्स खुशियाँ, ये चकरा देने वाली खुशियाँ जो थीं वो वक्त मेरे लिए गुज़र गया, अब वो वक्त वापस नहीं आएगा। नॉट फॉर दिस फेंट, लेकिन ये मध्यम नहीं होगा, इसकी इमेजिनेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आई नॉर मौन नोर मरमर, इसके लिए ना तो मैं कभी मातम करूँगा और ना ही कभी बुड़बड़ाऊँगा। अदर गिफ्ट्स, दूसरे भी तोहाइफ हैं, हैव फॉलोड, जो कि इसके साथ मुझे मिले हैं। यानी इन मज़ाहिर फ़ितरत से और भी बहुत से तहाइफ मुझे मिले हैं। इसलिए अगरचे अब नेचर को देखकर वो फीलिंग्स नहीं आती जो कि बॉयहुड में आया करती थी, मेरी यूथ लाइफ में आती थी, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। इसलिए मैं दुख और गम की वजह से कभी भी नहीं बुड़बड़ाऊँगा, क्योंकि इस नेचर ने मुझे और भी मज़ीद तहाइफ से सरफराज किया है। फॉर सच लॉस, इस तरह के नुकसान पर आई वुड बिलीव, मेरा यकीन है, अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा कसरत के साथ रिकम्पेंस, इसका मदावा हो गया है, इसके बदले में अब मुझे बहुत सी मज़ीद चीज़ें मिल गई हैं। फॉर आई हैव लर्न, और मैंने सीख लिया है, टू लुक ऑन नेचर, कि फ़ितरत को किस तरह से देखना है, फ़ितरत का किस तरह से मुशाहदा करना है। ये तोहफ़ा मुझे इसके बदले में मिल गया है। नुकसान ये हुआ था कि अब मैं फ़ितरत को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब मेरी जवानी बरकरार नहीं रही, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर उसके बदले में मुझे और बहुत से तहाइफ मिल गए हैं। और उनमें से एक ये भी है कि अब मुझे फ़ितरत को देखना आ गया है, मैंने फ़ितरत को देखना सीख लिया है। नॉट एज़ इन द आर ऑफ थाटलेस यूथ, यानी इस तरह से अब मैं फ़ितरत को देखता हूँ जितना कि मैं उस जवानी में नहीं देख सकता था, जब मेरी सोच में इतनी पुख्तगी नहीं आई थी। मैं बिल्कुल बेसोच आदमी था, मेरे जहन में अच्छे ख्यालात उस वक़्त पैदा नहीं होते थे। यानी उस वक़्त मुझे ख्यालात और तसव्वुर, इमेजिनेशन को पैदा करने के लिए फ़ितरत का बहुत ज़्यादा मुशाहदा करना पड़ता था। लेकिन अब उलट मामला हो गया है कि मैं नेचर को बहुत थोड़ा भी देख लूँ तो उससे इमेजिनेशन बहुत गहरी हासिल हो जाती है। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स, लेकिन अक्सर व बेशतर इस चीज़ को सुनना, द स्टिल सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी, अब मैं इंसानियत के दुखी और साकन मौसीकी को सुन सकता हूँ। यानी अब जो इंसानियत की मौसीकी है जिसमें बहुत सा ठहराव और दुख है, अब मैं उसे सुनने के काबिल हो गया हूँ। नॉर हार्श, ये ना तो इतनी तल्ख है, नॉर ग्रेटिंग, और ना ही इतनी सख्त या नागवार है। दो अगरचे ऑफ एम्पल पावर, एम्पल का मतलब है कशादा या वसी, अगरचे मेरी कशादा और वसी ताकत, टू चेस्टन एंड सबड्यू, चेस्टन का मतलब है तज़किया नफ्स करना, अपने अंदर बहुत नेक सिफ़ात का पैदा करना, और सबड्यू का मतलब है फ़तह पा लेना, गलबा पा लेना, तस्खीर कर लेना। इसका मतलब है वो कहना ये चाहता है कि अगरचे ये जो वसी और लामुतनाही ताकत मुझे हासिल हुई है, किस चीज़ की, अपने नफ्स पर काबू पाने की और हर चीज़ को तस्खीर कर लेने की। यानी अब मैं मज़ाहिर फ़ितरत को जब देखता हूँ तो इससे मुझे वो ताकत मिली है जिसकी बुनियाद पर मैं अपने ऊपर बहुत ज़ब्त कर सकता हूँ, तज़किया नफ्स कर सकता हूँ, अपने अंदर अच्छी सिफ़ात पैदा कर सकता हूँ, और तमाम बुराइयाँ जो कि मेरे अंदर मौजूद थी उन्हें मैं ज़ेर कर सकता हूँ, उन पर गलबा और काबू पा सकता हूँ। एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने महसूस कर लिया है, अ प्रेजेंस, मौजूदगी, दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय, जो कि मुझे खुशी के लिए डिस्टर्ब करती है, तंग करती है, ऑफ एलिवेटेड थाट्स, बहुत बुलंदोबाला सोचों के लिए। यानी जब भी मैं मज़ाहिर फ़ितरत को देखता हूँ तो एक तो मुझे हर चीज़ को तस्खीर करने की ताकत हासिल हो गई है, और इसके साथ साथ मुझे एक ऐसी खुशी मिलती है जो कि बुलंदोबाला सोचों की तरफ मुझे ले जाती है। अ सेंस सबलाइम, और एक ऐसा एहसास जो कि बहुत अजीमुल मर्तबत है, जो कि बहुत आला है, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, किसी चीज़ का अजीमुल मर्तबत एहसास भी इसके दरमियान में फैला हुआ है। यानी मेरे एहसासात भी बहुत बुलंद हो गए हैं। हुज़ ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, और ये जो एहसासात हैं ये मुझे डूबते हुए सूरज की रोशनी में भी दिखाई देते हैं। यानी अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर को अगर देखूं तो वही एहसासात मुझे हासिल हो जाते हैं। अब वो मिसाल के तौर पर कहता है कि जैसा कि अगर मैं डूबते हुए, ग़ुरूब होते हुए सूरज को भी देखूं तो मुझे वही एहसासात मिलते हैं। एंड द राउंड ओशन, और अगर मैं गोल समुंदर देखूं,
एंड द लिविंग एयर, और अगर मैं ज़िंदा हवा को देखूं, एंड द ब्लू स्काई, और नीले आसमान को देखूं, एंड इन द माइंड ऑफ मैन, या इंसान के जहन में देखूं, तो मुझे वही बुलंदोबाला एहसासात मिल जाते हैं। अ मोशन एंड अ स्पिरिट, मुझे एक हरकत मिलती है, तहर्रुक मिलता है, और एक ऐसा जज्बा मिलता है दैट इम्पल्स, जो कि मुझे इंस्टिगेट करता है, जो कि मुझे धकेलता है, ऑल थिंकिंग थिंग्स, तमाम उन चीज़ों की तरफ जिनके बारे में सोचा जा सकता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थाट्स, और उन तमाम चीज़ों के मतलब जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। यानी जब भी मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मेरा जहन उन चीज़ों की तरफ चला जाता है जिनके बारे में बहुत गहराई से सोचा जा सकता है। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और यही तमाम चीज़ें हमारी सोच की अक्कासी करती हैं। यानी जब हम इन चीज़ों का मुशाहदा करते हैं जिनके बारे में गौर किया जा सके, तो मुशाहदा करते करते हमारी सोचों में इन चीज़ों की अक्कासी झलकती है। Therefore am I still a lover, इसलिए मैं अभी भी मुहिब हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ, ऑफ द मेडोज़, इन चरागाहों की, एंड द वुड्स, और इन जंगलात की, एंड माउंटेन्स, और पहाड़ों की, एंड ऑफ ऑल दैट वी बीहोल्ड, और उन तमाम चीज़ों की मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ जिन्हें हम बीहोल्ड करते हैं, यानी जिन्हें हम बगौर मुशाहदा करते हैं, देखते हैं, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस सरसब्ज़ ज़मीन पर, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, इस अजीम व शान दुनिया में, ऑफ आइज़ एंड एयर, अपनी आँखों के ज़रिए इन चीज़ों का मुशाहदा करते हैं, या अपने कानों के ज़रिए इन चीज़ों की आवाज़ों को सुनते हैं। यानी जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत हैं, हम उन्हें खा आँखों से देखें या उनकी आवाज़ कानों से सुने, मैं इन तमाम चीज़ों का दीवाना हो गया हूँ, मोहब्बत करने वाला मुहिब हो गया हूँ। बोथ व्हाट दे हाव क्रिएट, ये दोनों यानी हमारी आँखें और जो हमारे कान हैं, ये आधा तसव्वुर कायम करते हैं, एंड व्हाट परसीव, और जिस चीज़ को ये परसीव करते हैं, जिसका नक्श दिमाग पर ये बना देते हैं, वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज, इनको पहचानने से मुझे खुशी होती है, इन नेचर फितरत में, एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, और जो हमारी हवास की वजह से हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट्स, वो मेरी खालिस सोचों के दरमियान में एक रुकावट हायल कर देता है। यानी जो चीज़, जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत हैं जिनमें माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, जंगलात, वादियाँ और झीलें वगैरह हैं, उन तमाम चीज़ों को हम अपनी आँखों से देखते हैं और उनकी आवाज़ को हम कानों से सुनते हैं। और जब भी मैं इन मज़ाहिर फ़ितरत को देखता हूँ तो मेरी आँखों और कानों के ज़रिए मेरे दिमाग पर एक ख़ास किस्म की शबीह या अक्स बन जाता है, और मैं इन तमाम चीज़ों को अल्फाज के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए ही पहचानता हूँ। यानी मुझे हर चीज़ का नाम रखना पड़ता है, लेकिन ये मेरी गहरी सोचों में एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक एंकर है। यानी एंकर का मतलब है किसी कश्ती या जहाज़, शिप वगैरह को लंगर अंदाज जब किया जाए तो उसे एंकर कहते हैं। तो वो कहता है कि मेरी सोचों का जहाज़ यहाँ रुक जाता है, उसको एंकर लग जाता है, यानी मेरी सोच मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब है कि मेरा दिल करता है कि मैं इन तमाम मज़ाहिर फ़ितरत को देखता रहूँ, और जो उनके नाम हैं, जब मैं उस नाम की तरफ अपना जहन ले जाता हूँ तो मेरी सोच की वो गहराई ख़त्म हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ आँखों से इनका मुशाहदा करूँ, उनका कोई नाम ना रखूँ, क्योंकि किसी चीज़ का नाम रखना एक गहरी सोच के दरमियान और मेरे दरमियान एक रुकावट पैदा कर देता है। द नर्स, ये जो मज़ाहिर फ़ितरत हैं, ये मेरे लिए नर्स हैं, ये मेरी आया है, यानी मेरी हिफाजत करती है। द गाइड, ये मेरी रहनुमाई करते हैं। द गार्डियन, ये मेरे मुहाफ़िज़ हैं, ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल के, एंड सोल, और मेरी रूह के। यानी ये जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत हैं, ये मेरे दिल और मेरी रूह के लिए नर्स हैं, यानी मेरी आया है। गाइड यानी मेरे रहनुमा हैं। द गार्डियन, और ये मेरे वारिस हैं। ऑफ़ ऑल माई मॉरल बींग, और मेरी तमाम अखलाकी कदरों के भी यही मुहाफ़िज़ हैं। यानी अगर मेरे अंदर कोई अखलाकियात बाकी है तो वो इन्हीं मज़ाहिर फ़ितरत की बदौलत है। नॉर परचांस, ऐसा कभी भी इत्तफ़ाक़न नहीं हो सकता। इफ़ आई वर नॉट दस टॉट, अगर मुझे इस तरह से ना भी सिखाया जाता, शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके। जीनियल का मतलब है खुशी मुहैया करने वाले, तो तब भी मैं अपने
खुशी मुहैया करने वाले इन जज्बात को कभी भी ज़ाया ना होने देता। यानी अगर मुझे मज़ाहिर फ़ितरत को एंजॉय करना ना भी किसी ने सिखाया होता तो इसके बावजूद भी मैं अपने खुशी फ़राहम करने वाले जज्बात को कभी भी ज़ाया ना होने देता, यानी फिर भी मैं मज़ाहिर फ़ितरत को इसी तरह से ही इंजॉय करता। फॉर दाउ आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स। अब वो अपनी सिस्टर डॉरथी को एड्रेस करते हुए कहता है, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो इन किनारों पर ऑफ दिस फेयर रिवर, इस खूबसूरत रिवर यानी इस खूबसूरत दरिया के किनारे पर। ए डॉरथी, मेरी सिस्टर तुम मेरे पास मौजूद हो। दाओ माई डियरेस्ट फ्रेंड, और तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। माई डियर डियर फ्रेंड, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। एंड इन दाई वॉइस, और तुम्हारी आवाज़ में। आई कैच द लैंग्वेज, मैं उस आवाज़ को पहचानता हूँ, उस आवाज़ को महसूस करता हूँ। ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, अपने गुज़िश्ता दिल की। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेयर्स, और मैं अपनी उन गुज़िश्ता खुशियों को तलाश करता हूँ। इन द शूटिंग लाइट्स, उन निशाने वाली रोशनियों पर। ऑफ दाई वाइल्ड आइज़, तुम्हारी उन आँखों में इन जंगलात का अक्स मौजूद है। यानी वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं भी खुशी से इसी तरह से एक्साइटेड होकर बड़े अच्छे लफ्ज़ बोल रहा था, और मेरी आँखों में भी इन मज़ाहिर फ़ितरत को देखकर एक चमक आई थी, एक चमकदार रोशनी आई थी। अब मेरा तो वक्त गुज़र गया है, लेकिन चूँकि तुम यहाँ पर पहली मर्तबा आई हो और तुम्हारी फ़ीलिंग्स को देखकर, तुम्हारे जज्बात को और एहसासात को, और तुम इन चीज़ों को देखकर जो अल्फाज बोल रही हो और जो तुम्हारी आंखों में चमक है, उन्हें देखकर मुझे अपना वो वक्त याद आ गया है कि जब मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पहली दफ़ा आया था। मेरी भी यही फ़ीलिंग्स थी, मेरे भी यही जज्बात थे, मेरी आंखों में भी ऐसी ही चमक थी और मेरी ज़ुबान से भी यही खूबसूरत अल्फाज अदा हो रहे थे। ओ येट अ लिटल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी वट आई वॉज वंस। इसलिए अब जब मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे वही वक्त याद आ जाता है कि जो मैं भी कभी हुआ करता था। यानी मैं भी फ़र्स्ट ट्रैवलर था, आज तुम फ़र्स्ट ट्रैवलर हो। तो जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे भी अपना पहला विज़िट याद आ जाता है। माई डियर डियर सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी बहन। एंड दिस प्रेयर आई मेक, मेरी तो यही दुआ है कि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर अपने पहले सफ़र को देखता रहूं, तुम्हारे चेहरे पर मुझे वही मज़ाहिर फ़ितरत का अक्स हमेशा दिखाई देता रहे। नोइंग दैट, इस बात को जानते हुए, नेचर नेवर डिड बीट्रे, कि फ़ितरत कभी भी किसी को धोखा नहीं देती। द हार्ट, उस दिल को, दैट लव्ड हर, जिसने इसे प्यार किया हो। यानी अगर किसी दिल में फ़ितरत के लिए मोहब्बत हो तो फ़ितरत कभी उसे धोखा नहीं देती। इट्स हर प्रिविलेज, यही इसका फ़ायदा है, यही इसका नफ़ा है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के इन तमाम सालों में। टू लीड फ्राम जॉय टू जॉय, ये हमें खुशी दर खुशी देती है। यानी वन आफ्टर द अदर, यके बाद दीगरे, हमें ये खुशियाँ ही खुशियाँ फ़ितरत देती रहती है अगर हम इसे प्यार करें। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड, क्योंकि ये हमारे जहन को मुत्तला करती है, इत्तला देती है। दैट इज़ विद इन अस, जो कि हमारे अंदर मौजूद होता है। यानी हमारे अंदर की जो अच्छी सिफ़ात होती हैं वो फ़ितरत हमारे अंदर से निकाल कर बाहर ले आती है और लोगों को हमारी अच्छी सिफ़ात का इल्म हो जाता है। सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, इसलिए मैं इस फ़ितरत की खामोशी और ख़ूबसूरती से मुतासर हूँ। एंड सो फीड विद लॉफ्टी थाट्स, और मेरा जो जहन है वो आला और अजीम शान सोचों से भर जाता है। दैट नीदर ईवर टंग्स, जिसमें ना तो बदज़बानी होती है, बुरे कलाम होता है, बुरे अल्फाज होते हैं, रैश जजमेंट, और ना ही तेज़ी से किए जाने वाले फ़ैसले होते हैं जो कि अक्सर गलत होते हैं। नॉट द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, और ना ही किसी खुद गर्ज शख्स की नफ़रत शामिल होती है। नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज़, और ना ही ऐसा सलाम और ऐसा मेल मिलाप होता है जिसमें कोई हमदर्दी ना हो। नॉर ऑल द ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, ड्रेरी का मतलब है बेलुत्फ़ या अफसुर्दा या बिल्कुल ही उदास किस्म का, और इंटरकोर्स का मतलब होता है मेल जोल रखना, बाहमी राह रस्म रखना या एक दूसरे से राब्ता रखना। और ना ही ये दुनियावी फजूल और बेलुत्फ़ किस्म के राह रस्म रखती है। यानी इसका मतलब है कि अगर हम नेचर से प्यार करें तो हमारे अंदर ये अच्छाई ही अच्छाई भर देती है, और इस दुनिया के जो फजूल किस्म के राह रस्म हैं या ताल्लुकात हैं वो इन चीज़ों को फ़ितरत ख़त्म कर देती है।
इसका मतलब है कि जो मज़ाहिर फ़ितरत हैं वो हमारी नेक और अच्छी खूबियों को जगाते हैं और हमारे अंदर से तमाम बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं, जिसमें हमारी बुरी ज़बान या बुरे अल्फाज हैं, जल्दी में किए हुए गलत फ़ैसले हैं और एक ख़ुद गर्ज़ आदमी की नफ़रत और किसी को बग़ैर हमदर्दी के मिलना और इस दुनिया के फ़जूल किस्म के जो राह रस्म और रवाबित हैं, इन्हें फ़ितरत ख़त्म कर देती है। शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, ये तमाम चीज़ें हमारे मुखालिफ फैल जाती हैं, यानी फ़ितरत इन तमाम चीज़ों को हमारे मुखालिफ कर देती है। हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फेथ, और ये फ़ितरत हमारा जो खुशनुमा अकीदा है उसको डिस्टर्ब करती है, उसको हिलाती है, यानी हमारे अकीदे को दुरुस्त करती है। दैट ऑल विच वी बी होल्ड, कि वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं, इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ये तमाम चीज़ें नेमत से सरफराज हैं, नेमत से भरी हुई हैं। यानी हमारे अकीदे को भी फ़ितरत दुरुस्त करती है कि जिन चीज़ों को फ़ितरत के मज़ाहिर को हम देखते हैं, ये तमाम चीज़ें नेमतों से भरपूर हैं। देयरफॉर, इसलिए लेट द मून, चाँद को, शाइन ऑन दी इन दाई सोलिटरी वॉक, यानी ऐ मेरी बहन, जब तुम रात के वक़्त अकेली तन्हा पैदल चल रही हो तो चाँद को अपने ऊपर चमकने दो, यानी चाँद की रोशनी को इंजॉय करो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और जो पहाड़ों के ऊपर आज़ाद और नमी वाली हवाएं चलती हैं उन्हें टू ब्लो अगेंस्ट दी, अपने मुखालफ सिमत में चलने दो। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और आने वाले सालों में, व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मैच्योर्ड, जब तुम्हारे अंदर ये फ़ितरत से मुतल्लिक जो विजदानी कैफ़ियत है, जो बहुत गहरी सोच वाली विजदानी कैफ़ियत है, वो मैच्योर हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी, इनटू आ सोबर प्लेयर, और वो एक बड़ी संजीदा किस्म की खुशी का रूप धार लेगी। यानी पॉइंट कहता है कि ए मेरी बहन, तुम तमाम मज़ाहिर फ़ितरत को इंजॉय करो, यानी चाँद की रोशनी को इंजॉय करो, और जो पहाड़ों के ऊपर नमी वाली हवा है उसको इंजॉय करो, और इसी की बदौलत ही तुम्हें बहुत ही संजीदा किस्म की खुशी मिलेगी, और वो तुम्हारी इन फ़ितरत से मोहब्बत के नतीजे में जो तुम्हें विजदान हासिल होगा, उसके नतीजे में तुम्हें एक बड़ी दरवेशाना किस्म की, पुरस्कून किस्म की खुशी हासिल होगी। व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मैंशन, जब तुम्हारा जहन एक मैंशन बन जाएगा, एक महल बन जाएगा, फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, इन तमाम खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत का, तुम्हारा जहन इन तमाम मज़ाहिर फ़ितरत की इमेजिनेशन और उनके तसव्वुर का महल बन जाएगा, जिसके अंदर तमाम मज़ाहिर फ़ितरत होंगे। दाई मेमोरी बी एज़ आ ड्वेलिंग प्लेस, और जो तुम्हारी याददाश्त है वो एक ऐसी जगह बन जाएगी, एक ऐसी रहायशी जगह बन जाएगी जहाँ पर फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमनीज़, जिसके अंदर यही खूबसूरत हम आहंगी वाली धुनें बजा करेंगी। यानी इन मज़ाहिर फ़ितरत की आवाज़ तुम्हारे जहन में आया करेगी, तुम्हारा जहन एक मस्कन बन जाएगा जिसमें ये तमाम चीज़ें सुकूनत इख्तियार कर लेंगी। तुम्हारे जहन में बहुत आला मौसीकी बजेगी और उसकी धुनें एक ख़ास किस्म की हम आहंगी के साथ बजेंगी। ओ देन इफ़ सॉलिट्यूड, यानी अगर ये जो तन्हाई है और फियर या खौफ है और पेन या दर्द है और ग्रीफ या जो गम है, शुड बी दाई पोर्शन, और अगर ये तन्हाई, खौफ, दुख और गम तुम्हारे जहन का हिस्सा बन गए, विद वाट हीलिंग थाट्स ऑफ टेंडर जॉय विल्ट यू रिमेंबर मी, और इनके बदले में अगर तुम्हें बहुत अच्छे एहसासात और खुशी मिली तो क्या तुम मुझे याद करोगी। एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस, और यही मेरी नसीहत या तुम्हें एक ताकीद है, नॉर परचांस, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, इफ़ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, कि जब मैं इस दुनिया से शायद उस वक़्त रुखसत हो चुका हूँगा और मैं नहीं सुन सकूँगा दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़ को, नार कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज़ दीज ग्लीम्स, और ना ही तुम्हारी आँखों की रोशनी और उससे निकलने वाली किरणों को देख सकूँगा, ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, और मेरा जो वजूद है वो माजी का एक किस्सा बन चुका होगा, मेरा जिस्म एक किस्सा पारीना बन चुका होगा। विल्ट दाउ देन फॉरगेट, तो क्या तुम उस वक़्त भूल जाओगी, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, इस
खूबसूरत और खुशी देने वाली खुशनुमा नदी के किनारों को क्या तुम उस वक़्त भूल जाओगी? वी स्टूड टुगेदर, जहाँ हम मिलकर इकट्ठे खड़े थे, एंड डैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, और तुम्हें याद आएगा कि मैं फ़ितरत का पुजारी बन गया था, फ़ितरत की इबादत करता था, फ़ितरत ही की पूजा करता था। हिदर यानी हेयर यहाँ पर, कीम अनवियर्ड इन दैट सर्विस, और मैं इस खिदमत में कभी भी नहीं थकता था, मुझे कभी भी थकावट महसूस नहीं होती थी नेचर की खिदमत करके। रादर से विद फार्मर लव, बल्कि मैं तो बड़े गर्मजोशी वाली मोहब्बत से कहा करता था, ओ विद फार डीपर झील, के ये बहुत ही गहरा जोश और वलवला है, ऑफ होलियर लव, एक पाकीज़ा मोहब्बत का, यानी जो फ़ितरत की मोहब्बत है ये नहायत ही गहरा और पुरजोश किस्म का पाकीज़ा मोहब्बत का जज्बा है। नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट, क्या तुम उस वक़्त नहीं भूल जाओगी, दैट आफ्टर मैनी वांडरिंग्स, के कई दफ़ा चक्कर लगाने के बाद, मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, कई साल यहाँ से गैर मौजूद रहने के बाद, कई साल यहाँ से गैर हाज़िर रहने के बाद, दी स्टीप वुड्स, ये ढलान जंगलात हैं, एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, और जो आला और अजीमुशान किस्म की पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये जो देहाती चरवाहों की खुशकी के मनाजर हैं, वाट टू मी मोर डियर, ये मुझे बहुत अजीज़ थे, बोथ फॉर दैम सेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, वो हम दोनों के लिए ही बहुत अजीज़ होते थे और तुम्हारी खातर ही मैं यहाँ दोबारा आया था। लेकिन इसके बावजूद मैंने भी इन मज़ाहिर फ़ितरत को बहुत इंजॉय किया था, इसलिए ये मज़ाहिर फ़ितरत हम दोनों को यकसां याद आएंगे। इसलिए मैं अगर दोबारा तुम्हारे साथ यहाँ ना भी आ सका, मेरी डेथ भी हो गई, तो तुम मेरी फ़ितरत की मोहब्बत को देखना कि मैं कितना बड़ा फ़ितरत का पुजारी था, और मैं इसको एक नेक मोहब्बत का जज्बा तसव्वुर किया करता था। तुम जब भी आओ, तुम मेरी इन बातों को याद रख के तुम भी नेचर ही की वर्शिप करना, फ़ितरत की और मज़ाहिर फ़ितरत ही की इबादत करना, और इसे अपने लिए एक नर्स, एक गार्डियन तसव्वुर करना। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। अगर हम इस पोएम की फॉर्म को देखें तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स ऐसी पोएम को कहते हैं जिसमें बाकायदा मीटर तो फॉलो किया जाता है लेकिन राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद अगर हम इस पोएम का मीटर देखें तो इसकी ज़्यादातर लाइनें आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोएम की लाइन नंबर 1, 2 और 3, इसके अलावा और भी बहुत सी लाइन्स ऐसी हैं जिनमें एंजम्मेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसकी फ़र्स्ट 3 लाइन्स को देखेंगे। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन में पॉइंट कहता है, 5 years हैव पास्ट, यानी 5 बरस गुजर गए, 5 समर्स, 5 मौसम गर्मा गुजर गए, विद द लेंथ, लंबाई के साथ। अब किस चीज़ की लंबाई, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, यानी लाइन नंबर 2 में बयान करता है, ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, यानी 5 मौसम सरमा की लंबाई के साथ, यानी 5 लंबे तरीन मौसम सरमा के साथ। एंड अगेन आई हियर, और दोबारा मैं सुनता हूँ। अब वो किस चीज़ को सुनता है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 में बयान करता है, दीज वाटर्स, इन पानी की आवाज़ों को, रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, जो कि पहाड़ों के चश्मों से आ रही हैं। अब कैसे आ रहे हैं, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में बयान करता है, विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, यानी एक बड़ी नरमो नाजुक किस्म की सरसराहट के साथ पानी चश्मों से आ रहा है जो कि पहाड़ों पर वाक़ई है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 24 और 25 में पॉइंट कहता है, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैंस आइज़। वो कहता है कि जब मैं 5 साल पहले यहाँ पर आया था, उसके बाद अब दोबारा आया हूँ, तो इस दौरान मेरी हालत एक ऐसे शख्स की थी जो कि किसी
लैंडस्केप यानी खुश्की के मनाज़र को देखते देखते नाबीना हो गया हो, यानी अब वह अपनी इमेजिनेशन को एक ब्लाइंड मैन की इमेजिनेशन के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 69 में वो कहता है आई केम अमंग दीज हिल्स व्हेन लाइक अ रो, यानी मैं एक हिरनी के बच्चे की तरह इधर उधर उछलता कूदता था जब मैं 5 साल पहले आया था। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 39 और 40 इन विच द इन वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 69 और 70 आई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 58 में वो रिवर वाई को एड्रेस करता है। उसके बाद लाइन नंबर 117 से लेकर आगे ऑन वर्ड्स वो अपनी सिस्टर डॉरथी को एड्रेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में कोई पॉज या ब्रेक लेने के लिए पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे, वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में 5 years हैव पास्ट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम, यानी अगर किसी एक ही लाइन में राइम्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 12 में विच दिस विद, लाइन नंबर 26 में इन मिड डिन, लाइन नंबर 40 में हैवी वेरी, लाइन नंबर 51 में इफ़ दिस, लाइन नंबर 61 में विद डिन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें दीज और देयर ये दोनों वर्ड्स TH से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में सेक्लूडेड सीन, लाइन नंबर 18 में सेंट साइलेंस, लाइन नंबर 19 में सम सीम, लाइन नंबर 28 में सेंसेशंस स्वीट, लाइन नंबर 30 में पासिंग प्योरर, लाइन नंबर 32 में प्लेयर परहैप्स, लाइन नंबर 52 में बी बट बिलीव, लाइन नंबर 62 में समवट सैड, लाइन नंबर 64 में स्टैंड सेंस, लाइन नंबर 65 में प्रेजेंट प्लेयर प्लीजिंग, लाइन नंबर 72 में मोर मैन, लाइन नंबर 81 में देन देयर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसमें लॉफ्टी और क्लिफ्स इन दोनों में F लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में व्हेन अगेन, लाइन नंबर 24 में एज इज़, लाइन नंबर 26 में इन डिन, लाइन नंबर 38 में ब्लेस्ड मूड, लाइन नंबर 45 में मोशन ह्यूमन, लाइन नंबर 52 में बट येट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 7 में थॉट्स ऑफ मोर, इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में प्लॉट्स ऑफ कॉटेज, लाइन नंबर 12 में विच दिस विद, लाइन नंबर 26 में इन मिड डिन, लाइन नंबर 40 में हैवी वेरी, लाइन नंबर 51 में इफ़ दिस, लाइन नंबर 61 में विद डिन। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खसूसियात बेजान चीज़ों को दे देना, जैसा कि लाइन नंबर 111 से लेकर 113 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्डियन, यानी जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को यानी खूबसूरत मज़ाहिर फितरत को अपने लिए एक नर्स, गाइड और गार्डियन डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 142 और 44 में अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है व्हेन दाई माइंड शैल बी आ मेंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, यानी वो कहता है अपनी बहन को एड्रेस करते हुए ये जितने भी मज़ाहिर फितरत हैं वो तुम्हारे जहन में रहाइश इख्तियार कर लेंगे। अब रहाइश इख्तियार करना ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने इन तमाम ज़ाहिर फितरत की इमेजिनेशन को दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो कहता है दाई मेमरी बी एज आ ड्वेलिंग प्लेस, और जो तुम्हारी यादाश्त है वो भी एक रहाइश पजीर जगह हो जाएगी, यानी वो माइंड और मेमोरी को पर्सोनीफाई कर रहा है। उसके बाद इस पोएम में पोएट ने अपने इंटरनल एलुजन यूज़ किए हैं कि जब वो पहले यहाँ पर आया था
उन वाक़यात को एलुजन के तौर पे पोएट ने यूज़ किया है। उसके बाद इस पोएम में जक्स्टापोजिशन भी हमें मिलती है। एक तरफ तो वो ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो शहरों और टाउन्स की जो बिजी रूटीन की लाइफ है उसका भी जिक्र करता है, इन दोनों को कंपेयर करता है। नेक्स्ट है सिनिकडिकी। सिनिकडिकी का मतलब है कि अगर पोएट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय सिर्फ उसके एक पार्ट या एक ऑर्गन का जिक्र करे तो इसे सिनिकडिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 122 में उसने सिर्फ आइज़ का जिक्र किया है, आंखों का जिक्र किया है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि देखने में तो बिल्कुल डिफरेंट हों, लेकिन अगर डेप्थ में जाकर देखा जाए तो उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी ज़रूर होगी। जैसा कि लाइन नंबर 86 में वो कहता है एकिंग जॉयज़। उसके बाद लाइन नंबर 87 में वो कहता है डिजी रैप्चर्स, यानी चकरा देने वाली खुशियाँ और दुख देने वाली खुशियाँ। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 111 में वो कहता है द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट, यानी वो अपनी सोचों के लिए एक रुकावट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। रुकावट के लिए उसने एंकर का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस पोएम में पोएट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि समर्स, विंटर्स, वाटर्स, माउंटेन स्प्रिंग्स, स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, secluded scene, landscape, sycamore, cottage ground, unripe fruits, green hue, hedgerows, wreaths of smoke, vagrant hermit, beauteous farms, light of setting sun, round ocean, blue sky, meadows। इसके अलावा भी बहुत से इमेजेस यूज़ किए गए हैं। एंड पे अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें हमें पोइट का लव फॉर नेचर हमें मिलता है, जैसा कि वो नेचर को अपने लिए नर्स, गाइड और गार्डियन कहता है। इसके अलावा पोइट ने एक हिल स्टेशन पर जो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं उनका जिक्र किया है, जैसा कि इसमें वैग्रेंट और हर्मिट की लाइफ का जिक्र किया गया है, वो किस तरह से पहाड़ों पर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा पोइट ने अपने 5 साल पहले जो उसने एक विज़िट किया था उसकी मेमोरी भी हमारे साथ शेयर करता है, और अपनी सिस्टर के साथ जो उसकी मोहब्बत थी डॉर्थी के साथ, वो भी इसमें उसने बयान की है। यानी वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हो और तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी आंखों को देखकर मुझे अपना वही वक्त याद आ जाता है जब मैं यहाँ पर आया था। और वो उसे नसीहत करता है कि तुम हमेशा यहाँ आती रहना, और अगर मैं ना भी रहा तो तब भी तुम यहाँ आती रहना, और तुम भी फितरत को अपने लिए एक गाइड, गार्डियन और नर्स कंसीडर करना, और तुम भी इसकी वर्शिप पर बन जाना। ये उसका अपनी सिस्टर के लिए भी डीप लव है कि वो जिस रास्ते पर खुद चला है उसी रास्ते पर अपनी सिस्टर को चलाना चाहता है। इस पोएम में जिन लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र किया गया है, इन तमाम लिटरेरी टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की दीगर पोइम्स को समझने के लिए इसी चैनल पर विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट को विजिट करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।